नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमसीआर। दोस्तों लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि जनवरी 2025 से लेकर अभी तक अपडेटेड जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन पाए हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। यदि आप चाहते हैं कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक भी एग्जाम में ना छूटे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन पाए थे लगभग 100 क्वेश्चन को मैंने इसमें चुन के निकाला था। आप लोग सोच सकते हैं कि अभी इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बावजूद यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन ही लाया है। तो ये जो 100 क्वेश्चन है वो सबसे बिल्कुल टॉप जो क्वेश्चन है, टॉप लेवल के उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टडी विद एमसी यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको लगातार नए नए वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन जरूर करें, ताकि जो भी नए वीडियो यहाँ पर अपलोड हो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो साथ ही साथ आपको पीडीएफ फाइल के लिंक भी मिल जाएंगे। नीचे आप लोग स्टडी विद एमसी चैनल के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना, समय बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उससे भी हम लोग साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पहले नंबर पे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फटाफट से आप लोग सभी लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूएसए। यूएसए पहले स्थान पे कौन है? यूएसए। ठीक है, वही यदि पूछ ले कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे कौन सा है देश? तो रूस। दूसरे स्थान पे रूस है। तीसरे स्थान पे यदि पूछ ले तो तीसरे स्थान पे कौन है? चीन है तीसरे स्थान पे। चौथे पे तो भारत आप लोगों ने देख लिया, भारत चौथे स्थान पे है। और पांचवें स्थान पे यदि पूछ ले तो पांचवें स्थान पर है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया है पांचवें स्थान पे। और आखिर 10वें स्थान पे यदि पूछ ले तो 10वें स्थान पे है इटली। तो इतना ही क्वेश्चन इससे ज़्यादा बन पाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, तो पूछे जाएंगे कि पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो पहले पे यूएसए है। यदि भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत चौथे नंबर पे है और 10वें नंबर पूछा जाए तो 10वें नंबर पे इटली है। इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्रिकेट से रिलेटेड, और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते ही होते हैं। इसमें सही आंसर हम लोग का कौन सा है? ऑप्शन बी, अजमुतुल्लाह उमरजई। ठीक है, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? तो ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और इसे ही ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि अफगानिस्तान के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है? ये जो थीम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। फिर चाहे आप आरआरबी के कोई भी एग्जाम दे रहे हो या फिर एसएससी के या फिर कोई स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का थीम क्या था? तो उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। इसमें बिल्कुल सही आंसर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 24 जनवरी को बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है यदि पूछे जाए तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद जरूर से जरूर रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है? इसका यानी कि स्थान कितनेवें स्थान पे है ये? तो हम लोग बात करें तो ये किस स्थान पे है? द्वितीय स्थान पे है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर। ये द्वितीय यानी कि दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कौन सा मंच 11 भाषाओं में बहुभाषी पहुंच प्रदान कर रहा है? ये उस समय के रिलेटेड क्वेश्चन थे, जनवरी से करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इसमें सही आंसर कौन सा था? इसमें सही आंसर था भाषिनी। भाषिनी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। भाषिनी महाकुंभ प्रयागराज 2025 में 11 भाषाओं में बहुभाषी पहुंच प्रदान कर रहा था। ठीक है, बहुत ही
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कि दावोस में आयोजित 55वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय क्या था? का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस में बुद्धिमान युग के लिए सहयोग विषय के साथ शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? तो जीता किस टीम ने? ओडिशा वॉरियर्स ने। ओडिशा वॉरियर्स ने ये खिताब जीता है। 26 जनवरी 2025 को ओडिशा वॉरियर्स को महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में अवश्य रखेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम श्रेणी में खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित है। तो यह आखिर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया किसे? ये दिया गया है श्री एस मुरलीधरन और श्री अर्मांडो एग्रेलो पोलाको को। ठीक है, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल सही आंसर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आखिर दिया किसे जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने खेल प्रशिक्षण में असाधारण और दीर्घकालिक योगदान दिया हो, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है? इसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि 2024 में खेलों उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई है? कितने अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई है? कितनी घोषणा की गई? 32 यहाँ पर घोषणा की गई है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की थी, जिसमें कि 32 अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार यानी कि दिलवाया जाएगा, उनसे दिलवाया गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे भी क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? खेल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में होते हैं, इस वजह से मैंने इसे ज़्यादा खेल से रिलेटेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, ऑप्शन ए विक्टर एक्सेल्सन इसमें बिल्कुल सही आंसर। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। कहाँ से है ये खिलाड़ी? तो ये पूछा जाए कभी कभी, तो इनका आंसर से क्या हो जाएगा? डेनमार्क। ये कहाँ खिलाड़ी हैं? तो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। आगे क्वेश्चन है कि खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें सही आंसर है हम लोगों का ऑप्शन डी हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह इसमें बिल्कुल सही है आंसर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किन किन लोगों को शामिल किया गया है? तो गुकेश डी को जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, इसके बाद फिर प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स के हैं, और साथ ही साथ मनु भाकर निशानेबाजी संबंधित। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन सभी लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं फिर। तो आगे क्वेश्चन है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी जल्दी से आप लोग बताइए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर इसमें सही आता है। इसमें सही आंसर क्या हम लोग का? ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। बिहार मार्च 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और राज्य ने 2012 में उद्घाटन टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया था। बिहार में ही 2012 में एक उद्घाटन टूर्नामेंट का सफल आयोजन हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पर अभी जो 2025 में
महिला कबड्डी विश्व कप आयोजित हुआ है। इसमें 14 देश शामिल हुए थे, जिसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और नेपाल जैसे 8 एशियाई देश भी शामिल थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिव्यांग प्रतिभा और सशक्तिकरण का जश्न मनाने वाले दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था बड़ोदरा में। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन बी, बड़ोदरा में इसका आयोजन हुआ था। तो दिव्यांग प्रतिभा और सशक्तिकरण का जश्न मनाने वाला 11 दिवसीय जो मेला होता है, यह 19 जनवरी 2025 को बड़ोदरा के अकोटा स्टेडियम में संपन्न हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अकोटा स्टेडियम में संपन्न हुआ था। और इसमें 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कारीगरों को और उद्यमियों ने इस आयोजन में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया गया कहाँ पे? पटना में। ऑप्शन बी, पटना में। ठीक है, कहाँ पे? तो पटना में। कब से कब तक हुआ था ये? तो 85वां सत्र हुआ था 20 और 21 जनवरी को। 20 और 21 जनवरी 2025 में ये कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में। ठीक है, बिहार में कहाँ पे? तो पटना में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस भारतीय राज्य ने तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाला भारत का पहला कांच का समुद्री पुल अनावरण किया है? इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से फटाफट आप लोग बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी, तमिलनाडु इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये पुल के बारे में हम लोग बात करें तो ये पुल 77 मीटर लंबा है। ठीक है, 77 मीटर लंबा है, क्योंकि कभी कभी लंबाई के बारे में पूछ ले जाते हैं। और चौड़ाई के यदि पूछे जाए तो 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखें, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। और पूछा जाए कि इसमें कितने बजट में ये पुल तैयार हुआ था? तो 37 करोड़ रुपए। ठीक है, 37 करोड़। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत 100 गांवों में वन संरक्षण के लिए किस राज्य ने धनराशि स्वीकृत की है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ऑप्शन बी, ओडिशा इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ओडिशा वन अधिकार अधिनियम के तहत 100 गांवों को वन प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष धनराशि प्रदान करके सशक्त बना रहा है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय शासन को मजबूत करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारत किस मिशन के तहत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा यहाँ पे? गहन समुद्र मिशन के तहत। किसके तहत? तो गहन समुद्र मिशन के हिस्से के रूप में भारत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि पानी के भीतर के संसाधनों का पता लगाना और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्रों को समझ को गहरा करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन पर अमिताभ कांत की पुस्तक की सराहना की थी। और जब प्रधानमंत्री ने सराहना की थी तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर में महाराज हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया किसे? ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा को ये सम्मानित किया गया है। महाराजा हरि सिंह शांति और सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मनोज सिन्हा को जम्मू के सत्यम रिसोर्ट में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार जम्मू और कश्मीर में
शांति और सद्भाव में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। मनोज सिन्हा कौन है? तो मनोज सिन्हा ने भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के एकीकरण में महाराजा हरि सिंह की भूमिका को उजागर किया था। इस वजह से इन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अब महाराजा हरि सिंह के बारे में हम लोग जाने, जम्मू और कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा जय सिंह ही थे। ठीक है, महाराजा हरि सिंह के कौन थे? तो जम्मू और कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिस्सा पर नकेल कसने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? फटाफट से आप लोग आंसर करें। देखते हैं कितने लोग इसमें सही आंसर कर पाते हैं। देखते हैं कितने लोग इसमें सही आंसर कर पाते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर ऑप्शन बी, ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट इसमें बिल्कुल सही आंसर है। बांग्लादेश में हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन डेविल हंट के तहत 1300 से अधिक गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है और ये आंकड़े धीरे धीरे और अभी बढ़ेंगे। आगे फिर क्वेश्चन है कि वार्षिक साहित्यिक सम्मेलन नर्मदा साहित्य मंथन का तीसरा संस्करण 2025 में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन बी, इंदौर में। ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, इंदौर। ठीक है, नर्मदा साहित्य मंथन का तीसरा संस्करण 16 फरवरी से आयोजित हुआ था। 16 फरवरी से आयोजित हुआ था। ठीक है, 16 से 18 फरवरी तक ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। आगे क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 75वीं यहाँ पे महिलाओं की 75 केजी यहाँ पे 75 केजी मुक्केबाजी श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? 75 केजी। ठीक है, 75 केजी वर्ग में किसने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोवलीना बोरगोहेन। ठीक है, लोवलीना बोरगोहेन उत्तराखंड में आयोजित हुए थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में। लोवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं की 75 केजी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और इन्होंने किसे हराया था? तो चंडीगढ़ की प्रांशु राठौड़ को हराया था और तब जाके ये यहाँ पे इस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पंचायत से संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पंचायत से संसद 2.0। यहाँ पे मिस्टेक है। पंचायत संसद 2.0 कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक ज्ञान से सशक्त बनाना। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम विशेष रूप से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को भारत संविधान के बारे में ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है और इस पहल का उद्देश्य स्थानीय शासन में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है। आगे प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 80,000 छात्रों को सशक्त बनाने के लिए स्किल उदय तोंगाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया किस राज्य के द्वारा? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। उन्होंने ही अगरतला के त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्किल उदय तोंगाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 80,000 स्कूली और कॉलेज के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाना है। आगे क्वेश्चन है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? कितनी सीटें जीती थी? तो 48 सीट। कितना? ऑप्शन बी 48। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीते 70 में से 48 सीटें हासिल की थी, जिससे 27 साल का सत्ता का अंतराल इनका समाप्त हो गया और फाइनली दिल्ली में बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन गई। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पौधों की प्रमुख उत्पादक है? पौधों की प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसमें बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश भारत में पौधों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी इस चीज़ को उगाया जाता है। ठीक है, कोदो एक अत्यधिक पौष्टिक सूखा रोधी फसल है और फाइबर और आवश्यक खनिजों से यह भरपूर होता है।
ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अड़गा रामसर स्थल पर मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? सॉरी, इसका विषय क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। ऑप्शन बी, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 जिसका विषय हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण था, उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अड़गा रामसर स्थल पर मनाया गया। आगे क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि भारत में किस हवाई अड्डे को हाल ही में देश का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया था? शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया था किसे? तो देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। ऑप्शन सी, देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर इसमें बिल्कुल सही आंसर। इंदौर का देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा बन गया भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा, शहर की स्वच्छ भारत रैंकिंग में सफलता के बाद। ठीक है, एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा की स्थापना की गई ताकि अपशिष्ट को कुशलतापूर्वक अलग और पुनर्चक्रित किया जा सके। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले भारतीय कौन हैं? तो गुलवीर सिंह है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, गुलवीर सिंह 5000 मीटर शॉर्ट ट्रैक दौड़ 13 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया चमन अरोड़ा को। ऑप्शन बी, चमन अरोड़ा। चमन अरोड़ा को डोगरी साहित्य में उनकी पुस्तक एक होड़ आत्मकथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ईमेल के माध्यम से अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है? ये कौन सा राज्य है? इसमें सही आंसर, सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर इसमें बिल्कुल सही आंसर है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने ईमेल के माध्यम से अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना यानी कि EFIR दर्ज की है। मुश्ताक अहमद भट्ट की ईमेल शिकायत के बाद जम्मू और कश्मीर ने अपनी पहली EFIR दर्ज की है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की? जहाँ पूरे भारत के एथलीटों ने विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, झारखंड। ऑप्शन सी, झारखंड में 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों की मेजबानी की गई थी और इन खेलों में विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हुए पूरे भारत के एथलीटों ने भाग लिया था इस खेल में। आगे क्वेश्चन है कि भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा फूजी पर्वत पे। फूजी पर्वत, भारत और जापान 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक माउंट फूजी में 6ठा धर्मरक्षक अभ्यास आयोजित किए थे। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करें तो ये अक्टूबर 2024 में भारत जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जापान यात्रा के बाद रक्षा सहयोग को मजबूती मिलेगी और इस प्रकार से यहाँ पर सही आंसर हम लोगों का क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें प्रतिनिधित्व किया था हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऊर्जा आयोजन के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक साझेदारी को उजागर किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व समाज न्याय दिवस 2025 का विषय क्या है? विश्व समाज न्याय दिवस 2025 का विषय क्या है? इसका विषय है एक सतत भविष्य के लिए न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। किस
दिन मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व समाज न्याय दिवस, और जिसमें गरीबी, बहिष्करण, बेरोजगारी और समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों की डिजिटीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? इसमें यह योजना कौन सी है? ऑप्शन बी भारतीय भाषा पुस्तक योजना। ऑप्शन बी केंद्रीय बजट 2025-26 ने भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण और शिक्षा में सुलभता बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत की है। आगे प्रश्न है कि किस देश ने अफ्रीका में पहली बार ऑनकोसेरियासिस यानी कि नदी अंधापन को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया? वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो आप लोग लाइक जरूर, क्योंकि अभी तक लाइक की संख्या बहुत ही कम है। इसमें सही आंसर क्या हम लोग का? ऑप्शन ए नाइजर। ऑप्शन ए नाइजर इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नाइजर गणराज्य ने आधिकारिक तौर पर ऑनकोसेरियासिस यानी कि नदी अंधापन को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है, जो ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस देश के मिशन ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? इसमें सही आंसर क्या हम लोग का? इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी चीन सेंझो 19। इसमें सही आंसर क्या है? चीन के सेंझो 19 दल ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला कक्षा में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषित प्रयोग किया है। दोनों का सही आंसर क्या? ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 2024 में हज यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी डिजिटल पहल की शुरुआत की है? में कौन सी डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है? हज सुविधा ऐप। ऑप्शन ए हज सुविधा ऐप। भारत सरकार ने सुविधा और सुरक्षा के लिए डिजिटल समाधानों को एकीकृत करके तीर्थ यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, यह ऐप उड़ान और आवास विवरण, सामान ट्रैकिंग, शिकायत निवारण और आपातकालीन SOS सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या हम लोग का? ऑप्शन ए। आगे फिर क्वेश्चन है कि कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर। देखते हैं इसमें कितने लोगों का आंसर सही आता है। सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इसमें सही आंसर क्या है हम लोग का? इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। इंग्लैंड में विश्व कबड्डी 2025 आयोजित किया गया था। कबड्डी विश्व 25 कहाँ पे आयोजित किया गया था विश्व कप? तो इंग्लैंड में। ठीक है, ये पुरुष की प्रतियोगिता में 10 टीमें इसमें शामिल होगी, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या इसमें है, और यह प्रतियोगिता 7 दिनों तक चलेगी। इसका आयोजन ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के बर्मिंघम, कवेंट्री, बॉल्सॉल ऑफ वॉल्वरहैम्पटन में किया जाएगा। ठीक है, और यह कबड्डी विश्व कप का दूसरा संस्करण है और एशिया के बाहर यह पहला संस्करण है। आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का नाम क्या है? तो इस आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई। ऑप्शन डी दिया सलाई। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक विशेष चर्चा आयोजित की गई थी। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की एक आत्मकथा है जो बाल शोषण के खिलाफ उनकी लड़ाई और नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के उनके सफर का वर्णन कराती है। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि 6वें एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता? 6वें एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता? तो जीता है किन्होंने? भारत ने। भारत देश ने जीता है। किस देश ने जीता है? तो भारत ने। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। किसे हराकर? तो फाइनल में ईरान को हराकर। ईरान को हराकर भारत ने यह खिताब
जीता है। तो इसे आप लोग याद जरूर से जरूर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? किसने दी है मंजूरी? तो किस राज्य ने? उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री है। कहाँ के? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। आगे फिर क्वेश्चन है कि हिंदी में भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 में घोषित के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। सही आंसर क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि आदित्य L1 ने अपने सौर अध्ययन मिशन के में कौन सी अभूतपूर्व खोज की है? आदित्य L1 ने अपने सौर अध्ययन मिशन में कौन सी अभूतपूर्व खोज की है? उन्होंने कौन सी खोज की है? इसने सौर ज्वाला के कर्नेल की पहली छवि ली है। इसने सौर ज्वाला के कर्नेल की पहली छवि ली है। ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किस संस्थान ने जारी किया है? किस संस्थान ने जारी किया है? ये जारी किया गया है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि आईईपी ने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि GTI 2025 जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान को दूसरे सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बताया है। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुइस हैमिल्टन ने 2025 फार्मूला 1 सीजन की पहली स्प्रिंट रेस कहाँ पर जीती? ये जीती कहाँ पे? चीन में। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। लुइस हैमिल्टन ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 F1 सीजन की पहली स्प्रिंट रेस जीती है। लुइस हैमिल्टन ने संघाई में चीनी ग्रैंड प्रिक्स में 2025 फार्मूला 1 सीजन की पहली स्प्रिंट रेस जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि वरुण 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? इसमें कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस। ठीक है, भारत और फ्रांस इसमें नौसेनाएं द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 के 23वें संस्करण के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 2024 में सर्वाधिक लेन देन की मात्रा के साथ भारत के वेयर हाउसिंग बाजार में किस शहर ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? यह स्थान प्राप्त किया है मुंबई ने। ऑप्शन ए मुंबई। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में मुंबई को भारत के वेयर हाउसिंग बाजार में अग्रणी शहर के रूप में उजागर किया गया है, जहां 2024 में 10.3 मिलियन वर्ग फुट का लेन देन यहाँ पर हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति बाजार में बिना दावा किए गए परिसंपत्तियों को कम करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किस प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है? तो ये किसके साथ भागीदारी की है? डिजी लॉकर के साथ। ऑप्शन बी डिजी लॉकर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में बिना दावा किए गए परिसंपत्तियों को कम करने के लिए डिजी लॉकर के साथ भागीदारी की है। ठीक है, किसके साथ? तो डिजी लॉकर के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी पर आधारित नवीनतम पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं PS रामन। ठीक है, PS रामन इसमें बिल्कुल सही आंसर है। चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK पर केंद्रित लियो द अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक वाली पुस्तक 16 मार्च 2025 को चेन्नई में आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? तो 16 मार्च 2025 को लॉन्च की गई थी, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे
डेट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उत्सव के भाग के रूप में सरकार ने किस पहल की शुरुआत की? किस पहल की शुरुआत की? तो मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत की। यहाँ पे ऑप्शन सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत, इसमें बिल्कुल सही आंसर है। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी कोलकाता में। ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने वैश्विक चाय उद्योग में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया, तो पहला कौन है? यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? यहाँ पर दूसरा बन गया है, तो फिर पहला स्थान पर कौन है? ये यहाँ पे पूछे गए हैं। पहले स्थान पे कौन है? केन्या। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर क्या है? केन्या। भारत 2024 में श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। और यहाँ पे पहला कौन है? तो केन्या। पहला केन्या, दूसरा कौन है? भारत। ठीक है, तो इसे आप लोग याद जरूर रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता की पहली खेप किस ऑपरेशन के तहत भेजी है? किस ऑपरेशन के तहत? तो ये कौन सा ऑपरेशन है? ब्रह्मा ऑपरेशन। ऑप्शन सी, ब्रह्मा। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता की पहली खेप ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजी है। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा में भारत द्वारा 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद राहत प्रदान करने के लिए यह शुरू किया गया है। आगे फिर क्वेश्चन है कि फ्रांस के मोसेले क्षेत्र में हाइड्रोजन का नया खोजा गया रूप क्या है? नया रूप क्या है? श्वेत हाइड्रोजन। ऑप्शन बी, श्वेत हाइड्रोजन इसमें सही आंसर। यूरोप ने 92 ट्रिलियन डॉलर का जैकपॉट मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार मिला है। ठीक है, श्वेत हाइड्रोजन पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली एक प्राकृतिक गैस है जिसके औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है। बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए, देखते हैं इसमें कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। और इसमें सही आंसर कौन सा है? जल्दी से आप लोग बताइए। बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? सभी लोग आंसर कीजिए। एक बात और बता दें आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में ये क्लासेस स्टार्ट किए गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में यहाँ पे PDF भी दिए जाते हैं। PDF आपको कैसे मिलेंगे? तो PDF के लिए आप लोगों को जाना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पे सर्च करना होगा स्टडी विथ AMC, और स्टडी विथ AMC सर्च करते ही आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे ऐप। तो उसे करना इंस्टॉल। उसे इंस्टॉल करने के बाद आप लोग वहाँ से हमारे बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज़ को देख पाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो भी यहाँ पे क्लासेस चलते हैं उन सभी के फ्री ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इससे आप लोग बिल्कुल फ्री में जितने भी हमारे क्लासेस यहाँ पे चलते हैं वो सभी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। खैर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय है उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार दिवस 2025 राज्यत्व के 113 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 113 वर्ष। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में पहली बार किए गए अनुमान रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है? सबसे अधिक नदी डॉल्फिन कहाँ पर दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश इसमें बिल्कुल सही आंसर है। भारत में सबसे अधिक संख्या में नदी डॉल्फिन दर्ज करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। यहाँ लगभग कितने हैं? तो भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का अनुमान में कुल यहाँ पे 63 तो 27, ठीक है, डॉल्फिन पाई गई है।
और इसमें आप लोग जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसमें डॉल्फिन संरक्षण और पर्यावरण पर्यटन में स्थानीय समुदायों की भूमिका पर जोर दिया गया है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश ने ईसा के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेम वर्क यानी कि CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया है? वह कौन सा देश है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। देखते हैं इसमें कितने लोगों का आंसर सही आता है। सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मॉरिशस। मॉरिशस। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। मॉरिशस ISA के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। 2025 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोल्डन लायन किसे मिलेगा? ये मिलेगा किसे? वर्नर होंग को। वर्नर होंग फिल्म निर्माता वर्नर हर्जोग को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अमृत भारत यहाँ पे 2.0 किस राज्य में शुरू होगी? यहाँ पे 2.0 यहाँ पे मिस्टेक है। 2.0 ये कहाँ पर शुरुआत होगी? ये यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये शुरुआत कहाँ पे होगी? ट्रेन बिहार में। ऑप्शन सी बिहार इसमें सही आंसर है। PM मोदी बिहार में नमो भारत अमृत भारत 2.0 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत में यकृत रोगों से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी हेल्थ पहल किस संस्थान ने शुरू की है? तो ये शुरू किया किसके द्वारा? यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के द्वारा। यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान ने विश्व यकृत दिवस 2025 पर हेल्थ पहल शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि RBI द्वारा जारी किए जाने वाले कौन से मूल्य वर्ग के बैंक नोटों पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे? इस पर हस्ताक्षर होंगे 10 रुपये से लेकर 500 रुपये के नोट तक। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 10 रुपये और 500 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि RBI के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2025-26 में भारत के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6.5। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CBI। ठीक, इसे आप लोग जरूर याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही पूछ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है पवित्र शास्त्र वर्ल्ड त्रिपिटका यहाँ पे ध्वन्यात्मक संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने भेंट किया? ये एक पुस्तक है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? पवित्र शास्त्र वर्ल्ड त्रिपिटका ध्वन्यात्मक संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने भेंट किया है? तो ये भेंट किया है किन्होंने? पेंटो गर्टन चिनावात्रा ने। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये किसने दिया है? तो ये प्रस्तुत किया है यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी नई दिल्ली। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 समुद्री सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर केंद्रित था जो कि संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चंद्रमा पर आधार बनाने के लिए चीन रूस की परियोजना का क्या नाम है? आधार यानी कि आधार कार्ड नहीं, यहाँ पे आप लोग आधार कार्ड नहीं समझ लीजिए। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। ऑप्शन सी चीन के नेतृत्व वाले चंद्रमा आधार में चंद्रमा की सतह पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र शामिल होगा जिसके नेतृत्व चीन और रूस कर रहे हैं। और इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य अस्थायी चंद्र आधार का निर्माण 2035 तक मूल मॉडल से शुरुआत करना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि फरवरी 2025 में उपग्रहों के दूसरे डॉकिंग के साथ इसरो ने किस प्रकार के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इस मिशन का नाम क्या है?
स्पैडेक्स मिशन, स्पैडेक्स मिशन, SPADEX मिशन, ठीक है, याद आप लोग जरूर रखेंगे और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम निम्नलिखित में किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर। ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कवर सुरक्षा जो शुरू किया है, तो यह शुरू किया है आयुष्मान वाय वंदना के द्वारा। ऑप्शन ए, आयुष्मान वाय वंदना। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करने वाली आयुष्मान वाय वंदना योजना शुरू की है और यह योजना दिल्ली में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। 2028 लॉस एंजलस ओलंपिक में क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? कब? 2028 में कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा पोमोना में प्रेयर ग्राउंड्स। ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख लॉस एंजलस में 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी के लिए स्थान की घोषणा की गई है। क्रिकेट ओलंपिक में 100 साल से अधिक समय बाद वापसी करेगी। आखिरी बार पेरिस ओलंपिक में 1900 में खेला गया था। कब खेला? 1900 में खेला गया था। और लॉस एंजलस 2028 में क्रिकेट T20 प्रारूप में खेला जाएगा, जो कि बहुत ही लंबा समय के बाद एक कमबैक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से जरूर रखें। तो 2028 में ओलंपिक 14 से 30 जुलाई तक निर्धारित की गई है। डेट भी आप लोग याद रखें, 2028 में ओलंपिक जो है यह 14 से 30 जुलाई तक, ठीक है। तो डेट भी आप लोग याद अवश्य रखें। अगला क्वेश्चन है कि भारत को पहली बार एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने दिलाया? भाला फेंक में स्वर्ण पदक दिलाया था किसने? हिमांशु जाखर ने। ऑप्शन बी, हिमांशु जाखर ने। हिमांशु जाखर ने सऊदी अरब में अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। आगे क्वेश्चन है कि विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस की स्थापना किस संगठन ने की? विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस की स्थापना किस संगठन ने की? ये किस संगठन की है? NABS ने। NABS विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को, ठीक है, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद जरूर रखें। प्रयोगशालाओं में जानवरों की पीड़ा को याद किया जाता है इस दिन। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए तो प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले जानवरों की पीड़ा को उजागर करने के लिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने आयोजित किया था? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने आयोजित किया था? तो ये किया था आयुष मंत्रालय ने। ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया था। आगे क्वेश्चन है कि 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी में। यहाँ पे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 4 से 15 अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि अखिल महिला त्रिसेवा नौकायान अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किसने रवाना किया? किससे रवाना किया गया? किससे रवाना किया गया? तो रवाना किया गया कहाँ से? तो रवाना किया गया है कहाँ से? मुंबई से। ऑप्शन डी, मुंबई से। यहाँ पे किस से नहीं, यहाँ पे वो कहाँ से रवाना किया गया होगा, ठीक है, कहाँ से रवाना किया गया? तो रवाना किया गया कहाँ से? मुंबई से। अखिल महिला त्रिसेवा नौकायान अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को मुंबई से रवाना किया गया है। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान तीनों सेनाओं का एक महिला जल यात्रा अभियान है। इसे मुंबई के कोलाबा स्थित भारतीय नौसेना जल प्रशिक्षण केंद्र से
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और इस अभियान का नेतृत्व भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की 12 सदस्यों वाली महिला टीम के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल ने अप्रैल 2025 में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं न्यायिक सहयोग के लिए। ऑप्शन सी न्यायिक सहयोग। भारत और नेपाल ने अपने सर्वोच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन कानूनी जानकारी के आदान प्रदान, न्यायिक अधिकारियों के बीच बातचीत और प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार पर केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना, कार्यकुशलता में सुधार लाना और सहयोगात्मक कानूनी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक खसरा रूबेला के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है कहाँ तक के लिए? 2026 तक के लिए। ऑप्शन ए 2026। 2026 तक खसरा रूबेला के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मैंने इतने क्वेश्चन को ही शामिल किया था जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे ही शामिल किया गया। वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक आप लोग जरूर करें, और चाहते इसी प्रकार से वीडियो आप तक आगे मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि जब भी नए वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको मिलते रहे। इस वीडियो में से इतना ही, मिलते फिर आपसे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।